हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने लिखा हुआ है, देखो, एल्केन्स ओनली रिएक्ट विथ फ्री रेडिकल्स। देखो, रिएजेंट होते हैं तीन, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल का रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो सिंगल बॉन्ड से भी अवेलेबल हो जाता है, तो फ्री रेडिकल रिएक्ट करता है, कोई बड़ी बात नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट क्यों नहीं करता। तो देखो, हमने सबसे पहले लिखा हुआ है कि एल्कीन्स कैन नॉट रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोफाइल्स बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल्स रिएक्ट विथ इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल्स। और न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो या मल्टीपल बॉन्ड हो, ये इलेक्ट्रॉन रिच होने के साइन है। और हमारे एल्कीन में ना तो नेगेटिव चार्ज होता है, ना तो लोन पेयर होता है, ना मल्टीपल बॉन्ड होता है, इसलिए एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट नहीं करता। क्लियर है? फिर नेक्स्ट लाइन में देखो, हमने लिखा हुआ है कि एल्कीन्स कैन नॉट रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल्स बिकॉज न्यूक्लियोफाइल्स रिएक्ट विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स मींस इलेक्ट्रोफाइल्स। और इलेक्ट्रोफाइल होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें होता है डेल्टा प्लस चार्ज विद मल्टीपल बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल। और एल्कीन में ना प्लस चार्ज होता है ना डेल्टा प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, और ना वैकेंट ऑर्बिटल होता। इसका मतलब एल्केन्स की सारी केमिकल रिएक्शंस केवल फ्री रेडिकल के साथ लिखी जाती हैं। तो एल्केन्स के जितने भी हम मैकेनिज्म लिखेंगे सारे के सारे होंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स। क्यों? क्योंकि एल्केन ना तो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करता है ना न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करता। क्लियर है? तो फिर यदि हम एल्केन्स में फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करें तो इस टॉपिक का बेस्ट रिएक्शन, अकेला इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है हेलोजनेशन। तो हम फर्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं हेलोजनेशन। नाम से क्लियर है, हेलोजन से इंटरेक्शन होगा। और रिएक्शन में होता यह है कि एल्केन व्हेन हीटेड विथ हेलोजन जो बनेगा वो RX बनेगा, एल्काइल हाइड बनेगा, प्लस बनेगा HX। और देखो, हमने मैकेनिज्म में पहले ही बोल दिया है कि मैकेनिज्म सारे के सारे फ्री रेडिकल होंगे। तो मैकेनिज्म का नाम हमने लिखा फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन हमने इसलिए बोला क्योंकि एडिशन तो मल्टीपल बॉन्ड में होता है, और चूंकि एल्कीन में ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, इसलिए सब्सटीट्यूशन ही हो सकता है। और रिएक्शन में देखो, H को हेलोजन ने अपनी जगह से रिप्लेस किया, हटाया, सब्सटीट्यूट किया, इसलिए सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। अब यदि मैकेनिज्म की बात करूं तो सबसे पहले मुझे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन समझना पड़ेगा। और ये हमने GOC में सीखा था कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होमोलाइसिस से होता है। और हेलोजन जो लिया है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। यदि हम ऐसे बॉन्ड को हीट करेंगे तो होमोलाइसिस होगा, और जो बनेगा वो क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल बना है, इसका रिक्वायरमेंट होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन के रिक्वायरमेंट के लिए ये जो एल्केन प्रेजेंट है उससे कोलिजन करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इसे किसी भी सिंगल बॉन्ड में मिल जाएगा। तो जब ये कोलिजन करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए इस H को यहाँ से रिमूव कर लेगा, और यदि H को रिमूव किया तो R पर बनेगा फ्री रेडिकल, और H X से जुड़कर बना लेगा RHX। जब ऐसा R रेडिकल जो बना है ये X रेडिकल से कोलिजन करेगा, तब जाकर प्रोडक्ट में बनेगा क्या? RH। ये सिंपल सा फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। क्लियर है? अच्छा, दिखने में बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर एक काम करते हैं, हम एक एग्जांपल में डिस्कस करते हैं। सपोज मैंने मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से कराया और मैं इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टडी करता हूँ। तो ये कंफर्म है कि यहाँ पर Cl2 में होमोलाइसिस होगा, और होमोलाइसिस के बाद क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। ऐसा ये हमने ऊपर मैकेनिज्म में भी देखा। अब ये जो Cl रेडिकल है ये क्या करेगा? ये CH4 से कोलिजन करेगा, और यहाँ पर CH3 रेडिकल बनेगा, और HCl बनकर ये अलग हो जाएगा इस तरीके से। फिर क्या होगा? फिर ये जो CH3 रेडिकल बना है ये Cl रेडिकल से कोलिजन करेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl। इतना हमने पहले मैकेनिज्म में भी लिखा था। लेकिन मैकेनिज्म लिखने में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि हम CH4 का सिंगल यूनिट नहीं ले सकते, नाम Cl2 का सिंगल यूनिट ले सकते। अब यदि मैं ये बोल रहा हूँ कि Cl2 एक्सेसिव है, CH4 भी एक्सेसिव है, हम तब की बात करते हैं। यदि Cl2 एक्सेसिव है तो कंटेनर में जिस टाइम पर CH3Cl बना उस टाइम पर Cl रेडिकल और भी होगा, और कोलिजन की पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि जो कंटेनर में Cl रेडिकल है वो इस बने हुए CH3Cl से कोलिजन कर जाए। और यदि ऐसा हुआ तो Cl रेडिकल H को लेकर अलग हो जाएगा, लेकिन एक नया फ्री रेडिकल कंटेनर में बनेगा CH2Cl रेडिकल। और यदि मैं Cl2 एक्सेसिव बोल ही रहा हूँ तो पॉसिबिलिटी तो इस बात की भी है कि Cl रेडिकल जो है ये CH2Cl रेडिकल से कोलिजन करे, और कार्बन से कितने क्लोरीन अटैच्ड मिले? तुम्हें 2।
यदि एक्सेसिव है Cl2 रेडिकल तो कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बचेगा, सारे पॉसिबल कोलिजन मुझे लिखने पड़ेंगे। तो CH2Cl2 भी Cl रेडिकल से कोलिजन करेगा, CHCl2 नया रेडिकल बनेगा विद HCl, फिर ये Cl रेडिकल से कोलिजन करेगा और Cl का नंबर कंपाउंड में बढ़ता जाएगा CHCl3। और यदि मैं कोलिजन्स लिखूं तो CHCl3 से मुझे कोलिजन लिखना पड़ेगा, एक HCl बनेगा और CCl3 रेडिकल बनेगा। फिर ये जो CCl3 रेडिकल है ये क्लोरीन रेडिकल से कोलिजन करके क्या बना लेगा, CCl4। इसके बाद यदि CCl4 का और कोलिजन में करता हूं तो Cl को हटाकर Cl ही लगेगा, तो मैं ऐसा लगेगा कि हमने रिएक्शन में कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बताया। अभी तक मैं लिखते जा रहा था, क्यों? क्योंकि अभी तक मुझे नंबर ऑफ Cl दिख रहे थे, डिफरेंट हो रहे थे, नंबर ऑफ Cl इंक्रीज हो रहे थे, इसलिए मुझे लग रहा था कि रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे में मुझे अब लग रहा है कि अब यदि मैंने Cl को हटाकर Cl लगाया तो मुझे लग रहा है रिएक्शन का प्रोपगेशन रुक गया, आगे बढ़ना रुक गया। तो इतने सारे रिएक्शंस लिखने तो नहीं आते, तो इनको हम लिखते भी नहीं है। इनको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है ये देखो, ये हम एक कंटेनर बना के बात करते हैं। हम फिर से उसी रिएक्शन को, मैकेनिज्म को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। कंटेनर में मैंने Cl2 और CH4 लिया, मैं स्टेबल को लेफ्ट में और अनस्टेबल को राइट साइड में लिखता हूँ ताकि क्लियर ऑब्जर्वेशन बने। जब हमने रिएक्शन में हीट किया रिएक्शन मिक्सचर को तो एक अनस्टेबल क्या बना था, Cl रेडिकल एक अनस्टेबल बना। फिर Cl रेडिकल ने CH4 से कोलिजन किया तो एक स्टेबल क्या बना था, HCl लिख दूं यहाँ पे मैं। फिर Cl रेडिकल ने CH4 से कोलिजन किया था तो यहाँ पर एक अनस्टेबल बना था क्या, CH3 रेडिकल। फिर CH3 रेडिकल ने Cl से कंबाइंड होकर एक नया कंपाउंड बनाया था, इसने एक नया रेडिकल बनाया था CH2Cl रेडिकल। इसने एक नया प्रोडक्ट बनाया था CH2Cl2, इसने एक नया प्रोडक्ट बनाया था CHCl3। एक मिनट रुको, प्रोडक्ट से पहले मैं वो लिख देता हूँ। CH2Cl2 बनाया, CH2Cl2 ने जब Cl रेडिकल से कोलिजन किया तो एक नया फ्री रेडिकल बना था CHCl2 रेडिकल। इसने एक नया प्रोडक्ट बनाया CHCl3, इसने एक नया रेडिकल बनाया CCl3 रेडिकल और इसने एक नया प्रोडक्ट बनाया था CCl4। सेम प्रोसेस है, हमने इस बार रिएक्शन न लिखकर इस तरीके से पॉसिबिलिटीज लिखी हैं। क्लियर है? अब CCl4 बनने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे रिएक्शन रुक गया, लेकिन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन कंपाउंड के कारण नहीं, रिएक्शन अनस्टेबल स्पीसीज के कारण होता है। और अनस्टेबल है कौन, फ्री रेडिकल। देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं जो हमने लिखी ही नहीं अभी तक। पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि CH3 रेडिकल जैसे और भी तो रेडिकल बनेंगे इस कंटेनर में, तो CH3 रेडिकल अपने ही जैसे दूसरे CH3 रेडिकल से कोलिजन करके क्या बनाएगा, CH3CH3। और पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, CH3 रेडिकल इससे कोलिजन करेगा, CH3 रेडिकल CHCl2 से कोलिजन करेगा, CH3 रेडिकल CCl3 से कोलिजन करेगा। इतने और भी पॉसिबल कोलिजन्स हैं। अब CH2Cl रेडिकल का नंबर ये अपने जैसे से कोलिजन करेगा, इससे कोलिजन करेगा, फिर इससे कोलिजन करेगा, फिर CHCl2 से, फिर CCl3 से। सो मेनी साइड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। इसलिए फ्री रेडिकल रिएक्शन अच्छा रिएक्शन नहीं होता है। फ्री रेडिकल रिएक्शन कभी भी किसी कंपाउंड को बनाने का लेबोरेटरी प्रिपरेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम कोलिजन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते और सो मेनी साइड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। और हमारा पर्पस क्या था, हमने जब CH4 का रिएक्शन Cl2 से कराया तो हमें लगा था CH3Cl बनेगा, लेकिन सो मेनी साइड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। आयनिक रिएक्शन में इतने सारे प्रोडक्ट नहीं बनते। तो फिर इस रिएक्शन को हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को 3 स्टेप मैकेनिज्म पढ़ा जाता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, चेन इनिशिएशन स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट फ्री रेडिकल। और हमारे एग्जाम्पल के केस में जब Cl2 होमोलाइसिस हुआ और Cl रेडिकल बना, वो था चेन इनिशिएशन स्टेप। फिर स्टेप 2 क्या लिखा हुआ, चेन प्रोपगेशन स्टेप, जिसमें वन रेडिकल जनरेट्स अनदर। हम ऐसा बोल सकते हैं अपने एग्जाम्पल में जिसमें नंबर ऑफ H कम हो रहा था और जिसमें Cl बढ़ रहा था। मतलब अपने एग्जाम्पल में फॉर्मेशन अप टू CCl4, रिएक्शन अप टू फॉर्मेशन ऑफ CCl4, वो चेन प्रोपगेशन था। और जो हमने लिखे नहीं, जो हमने कंटेनर में बताए थे, वो कहलाते हैं क्या, चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन का मतलब रिएक्शन फ्री रेडिकल के कारण होता है, और यदि फ्री रेडिकल के बीच में कोलिजन होने लगेगा तो कंटेनर से फ्री रेडिकल खत्म होने लगेंगे। कुछ टाइम के बाद जब फ्री रेडिकल कंप्लीटली खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन रुक जाएगा। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या लिखते हैं, कोलिजन बिटवीन फ्री रेडिकल, जो हमने कंटेनर में बनाकर आपको बताया था। ठीक, तो हम कंटेनर बनाकर इसको आसानी समझ सकते हैं, सारे रिएक्शंस लिखे नहीं जाते। तो हमने मैकेनिज्म में क्या सीखा, हमने मैकेनिज्म में सीखा
कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अच्छा रिएक्शन नहीं होता है। तो जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, बेस्ट प्रिपरेशन के जब हमको क्वेश्चन मिलेंगे तब हम सबसे पहले फ्री रेडिकल रिएक्शंस को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शंस अच्छे रिएक्शंस नहीं होते हैं। तो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 1। इसमें लिखा हुआ है फॉर बेटर यील्ड ऑफ C2H5Cl, हमें C2H5Cl बनाना है और बेस्ट कॉम्बिनेशन हमें ढूंढना है इनमें से क्या है, और इनमें अमाउंट अलग अलग लिखा हुआ है। अब हमारा रिएक्शन का पर्पस क्या है, C2H5Cl बनना चाहिए, मतलब Cl मुझे सिंगल Cl लाना है। तो अभी अभी हमने देखा था Cl2 एक्सेसिव होता है तो सारे H रिप्लेस होकर Cl बन जाएंगे। इसका मतलब Cl2 एक्सेस वाले तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि Cl2 एक्सेस में ले लिया तो सारे H हटकर सारे Cl लग जाएंगे। तो या तो आंसर C है या तो आंसर D है। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूं, दोनों में Cl2 लेस लिखा हुआ है तो आंसर है इसका C। अब आंसर C लिखने का पर्पस मैं बताता हूं क्यों। देखो, जब कंटेनर में Cl रेडिकल बनेगा और C2H5Cl बना, अब आप ये चाहते हो कि Cl रेडिकल का कोलिजन C2H5Cl से ना हो, तो आपको क्या करना है, C2H5Cl का अवेलेबिलिटी कम करना है, और इसका अवेलेबिलिटी कम करने का मतलब किसी और का अवेलेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, आपने C2H6 एक्सेसिव अमाउंट में लिया। एक्सेसिव अमाउंट में लेने से क्या होगा, एक्सेसिव अमाउंट में लेने से C2H6 का अवेलेबिलिटी बढ़ेगा। तो जब Cl रेडिकल कंटेनर में मूव करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो और यदि C2H6 का अमाउंट ज़्यादा है तो किससे कोलिजन के चांसेस बढ़ा दिए हमने, C2H6 से कोलिजन के चांसेस बढ़ा दिए। यदि मैंने C2H6 भी कम लिया होता तो क्या होता, तो जितना अवेलेबिलिटी C2H6 का होता उतना अवेलेबिलिटी C2H5Cl का होता, और हमें C2H5Cl का अवेलेबिलिटी कम करना है, मतलब किसी और का बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है, एग्जाम में हुआ क्वेश्चन था ये। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में अमाउंट नहीं दिया हुआ है कि एक्सेसिव है या लेस अमाउंट है, तो जब भी अमाउंट नहीं दिया होता हम हमेशा एक्सेसिव मानते हैं, और एक्सेसिव मानने पर हम सारे H हटाकर सारे Cl लगा देते हैं। तो इसका आंसर हमें क्या लिख के आना पड़ेगा, CCl4। नेक्स्ट में यदि मैं बात करूं तो इसमें और एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या डिफरेंस, यहाँ पे कुछ Fe लिखा हुआ है, तो यहाँ का आंसर देखेंगे तो कुछ डिफरेंट है। यहाँ का आंसर CH3Cl है, यहाँ पर एक Cl क्यों आया, यहाँ पर कम Cl आने का रीज़न Fe ने क्या किया, ये जो Fe है ना, ये क्या करेगा, बहुत सारे Cl2 से रिएक्ट करेगा, और Cl2 से रिएक्ट करने के बाद ये बनाएगा FeCl3, और FeCl3 यदि बन गया, इसका मतलब Cl2 फिर होमोलाइसिस के लिए कम अवेलेबल रहा। इसका मतलब आपने इनडायरेक्टली इसका अमाउंट कर दिया कम, और इसका अमाउंट हो गया एक्सेसिव। मतलब ये एग्जाम्पल नंबर 1 जैसा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से यदि हम किसी एक का अमाउंट कम करते हैं तो हम किसी एक डिजायर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। अब जरा इस टाइप के स्ट्रक्चर्स की बात करें, जैसे हमने Fe लिया, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल इनहिबिटर्स, फ्री रेडिकल ट्रैप्स बोलते हैं। ये किसी कंटेनर में फ्री रेडिकल के नंबर्स को कम करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। अब नंबर कैसे, किसका नंबर कम करना, उसके अकॉर्डिंग हम फ्री रेडिकल इनहिबिटर सेलेक्ट करते हैं। जैसे मुझे हेलोजन का नंबर कम करना था तो मैंने Fe लिखा, यदि मुझे कार्बन का नंबर कम करना होता तो मैं O2 लिखता, ठीक। तो ये किस तरीके से कम करेंगे, जैसे मैं O2 के लिए बताऊं, O2 को जब मैं हीट करूंगा तो यहाँ पर होमोलाइसिस होगा, होमोलाइसिस से बनेगा बाई रेडिकल ऐसा। अब यदि मैं किसी R रेडिकल का अमाउंट कम करना चाहता हूँ तो ये R क्या करेगा, R ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, और इस तरीके से ये R रेडिकल के अमाउंट को कम करता है। यदि मैं N2 लूंगा तो N2 थोड़ा एक्सेसिव अमाउंट कम करेगा, क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये फ्री रेडिकल इनहिबिटर्स कहलाते हैं, फ्री रेडिकल ट्रैप्स। ये हेलोजनेशन का मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देखना था इसलिए। और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आते हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले हमने लिखा है रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस। अब यदि हम रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस की बात करें तो हमने लिखा है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। और किसी लॉजिक से नहीं लिखा है ये, ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना साइज के बेसिस पर लिखा है, ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के बेसिस पर लिखा है। क्या है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, फ्लोरीन इवन इन डार्क कैन फॉर्म फ्री रेडिकल, होमोलाइसिस इज एक्सट्रीमली इजी। लाइट के बराबर एनर्जी भी रिक्वायर्ड नहीं होता फ्लोरीन को,
क्लोरीन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट इज सनलाइट, मिनिमम रिक्वायरमेंट इज सनलाइट, कैसा लिखा मिलता है H न्यू, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ब्रोमीन के केस में हमें हीट करना पड़ता है, और आयोडीन के केस में हीट भी करना पड़ेगा और साथ में हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लेने पड़ते हैं। ये क्यों लेने पड़ेंगे, जब हम इंडिविजुअल हैलोजनेशन पर आएंगे तो अभी जान जाएंगे। लेकिन यदि मैं रिएक्शन कंडीशंस देखूं तो ऐसा कौन सा हैलोजन है जो बिना मेहनत के रिएक्शन करेगा, वो फ्लोरीन, इसलिए रिएक्टिविटी ज़्यादा लिखा हुआ है। फिर यदि हम रिएक्टिविटी की और बात करें तो रिएक्टिविटी ऑफ H पर आते हैं। तो ये देखो हमने GOC में भी सीखा था, किसी भी कंपाउंड का रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्म। और चूंकि इंटरमीडिएट इसमें कौन सा बन रहा है, इंटरमीडिएट इसमें बन रहा है कार्बन फ्री रेडिकल, तो हमें कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा। और हमने GOC में देखा था सबसे पहले होता है बेंजाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल, इसलिए सबसे पहले बेंजाइलिक H हटेगा। क्यों, क्योंकि जब बेंजाइलिक H हटाओगे तो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा मोस्ट स्टेबल। और बेंजाइलिक में भी यदि याद हो GOC तो हमने क्या बोला था, टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। उसके बाद आता है एलाइलिक, एलाइलिक में भी टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, फिर टर्शरी H, सेकेंडरी H, प्राइमरी H, देन मिथाइलिक H, लास्ट में आते हैं विनाइलिक और फिनाइलिक H। ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल के बेसिस पर लिखा जाता है। क्लियर है। अब यदि हम इनको यूज करना स्टार्ट करें तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, अब देखो ये कॉमन सेंस की बात है कि यदि मैंने क्लोरीन के लिए लिखा तो इसको क्लोरीनेशन बोलूंगा, ब्रोमीन के लिए लिखा तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ब्रोमिनेशन, आयोडीन के लिए लिखा तो आयोडीनेशन, फ्लोरीन के लिए लिखा तो मैं फ्लोरीनेशन बोलूंगा। ये कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टर्म्स है नहीं। तो क्लोरीनेशन में यदि मैं बात करूं, और मैं एक्सेसिव रिएक्शन नहीं मान रहा हूं, क्वेश्चन में मोनो सब्स्टिट्यूशन के ही प्रोडक्ट बताए जाते हैं। तो यहां पर देखेंगे तो ये वाला प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी, और ये वाला है सेकेंडरी। और हमने बोला था अभी अभी कि सेकेंडरी हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन, सेकेंडरी हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ पर जब मुझे आंसर लिखना पड़ेगा तो मैं सेकेंडरी H को सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये इसको मैं बोल के आऊंगा मेजर प्रोडक्ट, आंसर बोलकर आऊंगा। और प्राइमरी वाला ऐसा नहीं, हमने तो देखा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में एक या दो प्रोडक्ट नहीं बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन मोनो सब्स्टिट्यूशन में तो ये मेजर माइनर इस तरीके से लिखा जाता है। ब्रोमीन के केस में क्या होगा, ब्रोमिनेशन, और ब्रोमिनेशन में यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर ये वाला प्राइमरी है और ये वाला जो हाइड्रोजन है, कार्बन है, ये वाला सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी बेंजाइलिक है, मोस्ट रिएक्टिव में से एक, और बेंजीन रिंग वाले क्या है, फिनाइलिक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यदि मुझे एक आंसर लिखना है तो मैं हमेशा कौन सा लिखूंगा, मोस्ट रिएक्टिव H को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और यहाँ पर ब्रोमीन लिखकर केवल मेजर प्रोडक्ट बनाकर आऊंगा। इस तरीके से ब्रोमिनेशन हो जाएगा। तो फिर हम आयोडीनेशन की बात करते हैं, क्योंकि हमने बोला था आयोडीनेशन में माइल्ड, क्या बोला था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर यूज्ड। ठीक है ना, तो वो किस लिए होते हैं तो जरा देखें हम। तो पहले जरा ये रिएक्शन लिखा हुआ देखो, जो हमने रिएक्शन लिखा था आयोडीनेशन में H को रिप्लेस मुझे करना पड़ेगा, आयोडीन से बनेगा RI। प्रॉब्लम है कि HI, देखो ये लिखा हुआ है आयोडीनेशन इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HI विच इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में देखा था। और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या होगा, दैट कैन रिड्यूस RI इंटू RH, इसलिए हमें उस HI को हटाना पड़ेगा यदि RI बनाना है तो लिखा हुआ है टू रिमूव द HI फॉर्म्ड आयोडीनेशन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3। अपने सिलेबस में यही मिलता है ज़्यादातर लिखा हुआ HiO3, Hg और HNO3। ये जो HiO3 ये क्या करता है, बहुत सारे HI को रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट कर देता है, H2 और I2। ओवरऑल रिएक्शन देखना चाहो तो ओवरऑल रिएक्शन में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये HI कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखने में कैसा आएगा, ओवरऑल रिएक्शन यदि मैं लिखूं तो इधर आएगा 5RH, ठीक है ना, 5I2 में से 3I2 माइनस करना पड़ेगा मतलब 2I2, फिर सिंगल HiO3, और यहाँ पर क्या बनेगा, अच्छा खासा यील्ड 5RI बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा 3H2। इस तरीके से आयोडीनेशन लिखा जाता है। तो आयोडीनेशन में कौन सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये क्लियर है, क्लियर है ना। फिर इसके बाद हम आते हैं फ्लोरीनेशन पर, और देखो लिखा हुआ है डायरेक्ट फ्लोरीनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रिएक्शन इज वेरी विगरस। वेरी विगरस का मतलब एल्कीन और फ्लोरीन का जो मिक्सचर होता है कुछ टाइम के बाद इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है कि रिएक्शन मिक्सचर एक्सप्लोड कर जाता है, इसलिए डायरेक्ट फ्लोरीनेशन नहीं करते हैं, ठीक है ना।
तो फ्लोरिनेशन मिलेगा नहीं, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, तो हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं और यहाँ से थोड़ा अच्छी चीज़ें सामने आती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 में लिखा हुआ है कि ब्रोमिनेशन इज मोर रिजियो सेलेक्टिव, ब्रोमिनेशन इज मोर रिजियो सेलेक्टिव देन क्लोरिनेशन। रिजियो सेलेक्टिव का मतलब पोजीशन सेलेक्टिव। देखो ये तो हमने तुम्हें पहले ही बोल दिया है कि टर्शरी एच, इसका मतलब देखो हम इसमें जो रिजियो सेलेक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं ना, हम स्टडी कर रहे हैं क्या, रिलेटिव, हम रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एच की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की। तो ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि टर्शरी एच मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एच, मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी एच। ठीक है ना, फिर भले ही वो क्लोरीनेशन हो, चाहे ब्रोमिनेशन हो, चाहे वो आयोडीनेशन हो। ठीक है ना, रिएक्टिविटी का ऑर्डर यही रहेगा। लेकिन जब हम अलग अलग हैलोजन लेते हैं तब इनकी रिएक्टिविटी में क्या डिफरेंस आता है, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि मैं यहाँ पर एक ऑर्डर लिखूं तो जरा इस ऑर्डर को देखो, ये वैल्यूज याद नहीं करने, केवल डिस्कशन के लिए है। हम रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एच बोलें या रिलेटिव सेलेक्टिविटी ऑफ हैलोजन बोलें। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये देखो प्राइमरी एच, यहाँ सेकेंडरी एच, ये टर्शरी एच के लिए लिखा हुआ है। और हम फ्लोरिनेशन पर चर्चा नहीं करते क्योंकि हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करते ही नहीं हैं, हम केवल क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए चर्चा करते हैं। क्लोरिनेशन में क्या लिखा हुआ है, देखो टर्शरी के नीचे लिखा हुआ है 5.1। यदि मैं प्राइमरी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी को यूनिट मान लेता हूं तो इसका मतलब ये है कि टर्शरी एच इज 5.1 टाइम्स मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी एच। एंड सेकेंडरी में 3.9 लिखा है, इसका मतलब है कि सेकेंडरी एच इज 3.9 टाइम्स मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी एच। अच्छा, कंपाउंड यदि सेम रखूंगा तो सेम कंपाउंड में ब्रोमिनेशन के लिए जरा ऑर्डर देखो। ब्रोमिनेशन में जो टर्शरी एच 5.1 टाइम्स मोर रिएक्टिव था, वही टर्शरी एच 1600 टाइम्स मोर रिएक्टिव देन टर्शरी एच। ये है सेलेक्टिविटी। इसका मतलब कॉमन सेंस बोलता है कि Cl जितने अमाउंट में टर्शरी एच को हटाएगा, ब्रोमीन उस टर्शरी एच को क्लोरीन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हटाने वाला है। समझ में आया? ये है रिजियो सेलेक्टिविटी। रिजियो सेलेक्टिविटी को ज़्यादा आसान समझना है तो हम इसको पोजीशन सेलेक्टिविटी भी समझ सकते हैं। क्लियर ना, हम इसको पोजीशन सेलेक्टिविटी बोलेंगे तो भी चलेगा। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, अपन इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बोलने में तो थ्योरेटिकली ज़्यादा समझ में नहीं आता। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल हम वही ले लेते हैं जो हमने ऊपर ही लिखा था, CH3 CH2 CH3, और इसमें मैं क्लोरिनेशन करा लेता हूँ, फिर इसी में मैं ब्रोमिनेशन करा लूँगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाया था वो एक ये बना था, इसको मैं सेकेंडरी RX बोल लेता हूँ, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। और यहाँ पर एक हमने माइनर प्रोडक्ट बनाया था, यहाँ पर हमने इसमें Cl लगाया था, इसमें बोल लेता हूँ प्राइमरी RX। हमें पहले से मालूम है थ्योरेटिकली कि ये वाला मेजर, ये वाला माइनर था, लेकिन हम इन ऑर्डर को यूज़ करके एक बार ट्राई करना चाहते हैं परसेंटेज अमाउंट कैसे निकाला जाता है। तो परसेंटेज अमाउंट में थोड़ा इन्वॉल्व होते हैं। अब यदि मैं यहाँ पर इस रिएक्शन में बात करूँ तो इसमें ये वाला प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, राइट। अब यदि मैं टोटल प्राइमरी एच काउंट कर लूँ पहले तो 3 + 3 कितना हो गया 6, और यदि मैं सेकेंडरी एच काउंट कर लूँ तो सेकेंडरी एच कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 2। क्लियर है? अब यदि मैं थोड़ा न्यूमेरिकल उसमें इन्वॉल्व हूँ, अब देखना यदि मैं क्लोरिनेशन के लिए बात कर रहा हूँ तो क्लोरिनेशन में प्राइमरी एच, सिंगल प्राइमरी एच का रिएक्टिविटी कितना माना था यूनिट, टोटल कितना है प्राइमरी एच 6, तो टोटल रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी एच कितना हो गया 6 हो गया ना। टोटल रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी एच कितना है, हमने क्लोरिनेशन में कितना माना था 3.9 माना था ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 3.9 और टोटल सेकेंडरी एच है कितना 2, इसका मतलब कितना आएगा, ये आ रहा है 7.8। अब टोटल रिलेटिव रिएक्टिविटी यदि मैं इन दोनों को सम कर दूं तो इन टोटल रिएक्टिविटी ऑफ ऑल एच इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी कितना हो जाएगा 13.8 हो जाएगा। ये टोटल रिएक्टिविटी ऑफ सारे एच हो गया। अब जब परसेंटेज निकालना होता है, जैसे मुझे प्राइमरी का परसेंटेज निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी एच का टोटल रिलेटिव रिएक्टिविटी अपॉन टोटल रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ ऑल एच इंटू 100, तो परसेंटेज अमाउंट आ जाएगा। कहने का मतलब यदि मैं कैलकुलेट करूं तो रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी एच कितना आया था 6, तो क्या हो जाएगा 6/13.8 इंटू आएगा 100।
और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं ना तो ये कैलकुलेशन में आता है 43.47%। ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये प्राइमरी आरसीएल हो गया। प्राइमरी आरसीएल के लिए अमाउंट आएगा इतना। अब यदि मैं सेकेंडरी के लिए ट्राई करूं तो मुझे सेकेंडरी एच का रिलेटिव रिएक्टिविटी लिखना पड़ेगा, दैट वाज 7.8 डिवाइड बाई 13.8 इंटू 100। और ये जो आ रहा है ना ये आएगा कितना, 56.53 आएगा, राइट, 56.53। कैलकुलेशन कर लेना, मैंने उसको 100 में से माइनस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंडरी आरसीएल। क्लियर है। अब लेकिन देखना यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कौन बना, नो डाउट सेकेंडरी आरसीएल, क्यों, 56.53% अमाउंट ज़्यादा है। अब लेकिन सेम क्वेश्चन यदि मैं ब्रोमिनेशन के लिए ट्राई करता तो ब्रोमिनेशन में मुझे क्या करना पड़ता, ब्रोमिनेशन के लिए मुझे यहाँ पर 1 इंटू 6 करना पड़ता, तो ये तो 6 ही आता, ये फॉर ब्रोमिनेशन। ठीक है ना। और यदि मैं सेकेंडरी एच का रिलेटिव रिएक्टिविटी निकालता तो ब्रोमिनेशन, जहां हमने क्लोरिनेशन में 3.9 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, मुझे 82 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 82 इंटू 2 आता, और ये कितना था, 164 आता। तब टोटल कितना आता, यहाँ पर टोटल मुझे लिखना पड़ता 170। और जब मैं इस तरीके से कैलकुलेट करता तो यहाँ पर प्राइमरी आरबीआर जब मैं निकालता, जानते हो ये अमाउंट कितना आता, एक बार कैलकुलेट करके देखना, ये प्राइमरी आरबीआर का अमाउंट आएगा 3.53%। मैं वैल्यू बता देता हूं क्या करना पड़ेगा, 6/170 इंटू 100 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 3.53 आएगा। अब यदि मैं सेकेंडरी आरबीआर यहां पर निकाल के बताऊं तो सेकेंडरी आरबीआर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां 7.8 है मुझे क्या करना पड़ेगा, 164 लिखना पड़ेगा, 164 डिवाइडेड बाय 170 इंटू 100 लिखना पड़ेगा, और ये जो अमाउंट आएगा ना 96.4% आएगा। अब जरा ब्रोमिनेशन में मेजर माइनर और क्लोरिनेशन में मेजर माइनर का डिफरेंस देखो। ब्रोमिनेशन का मेजर प्रोडक्ट क्लोरिनेशन के मेजर प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा अमाउंट में बना है। तो व्हाट इज रिड्यूस सेलेक्टिविटी, व्हाट इज पोजीशन सेलेक्टिविटी, मतलब मेजर माइनर का डिफरेंस। यदि मैंने बोला कि ब्रोमिनेशन इज मोर रिड्यूस सेलेक्टिव देन क्लोरिनेशन, इसका मतलब मेजर माइनर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन। क्लियर है ये बात। ठीक, हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यदि मैं डायरेक्ट तुम्हें ट्राई करके बताऊं तो जैसे यहाँ पर देखो, ठीक, यहाँ पर परसेंटेज अमाउंट देखना, मैं इसी का कंपैरिजन एक बार क्लोरिनेशन के बाद ब्रोमिनेशन से करवाता हूँ। देखो मैंने दोनों में क्या किया, एक मिनट रुको, इसको जरा कंपेयर करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखो सेम कंपाउंड और मैंने क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन किया, और मेजर माइनर प्रोडक्ट जरा ध्यान से देखना। ठीक है ना, डिफरेंस दिख रहा है। अच्छा एक और डिफरेंस देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ, जब यहाँ पर यदि मैं थ्योरेटिकल बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। भाई हमने थ्योरेटिकली ये बोला था कि टर्शरी एच इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी एच, बोला था ना। तो यदि हम थ्योरेटिकली बात करें तो हम इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा बोल के आते हैं, मेजर प्रोडक्ट ये बोल कर आते हैं, लेकिन ध्यान से देखो मेजर टर्शरी एच वाला नहीं, मेजर प्राइमरी एच वाला है। भाई ये प्राइमरी आरसीएल है और ये ध्यान से देखो ये टर्शरी आरसीएल। तो क्लोरिनेशन में रिड्यूस सेलेक्टिविटी का, पोजीशन सेलेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, क्या देखा, ब्रोमिनेशन में देखो फाइनल डिसीजन क्या है, फाइनल डिसीजन ये है कि हम ब्रोमिनेशन में हम जीओसी से करेंगे, टर्शरी एच को हटाकर मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे, देन सेकेंडरी एच, देन प्राइमरी एच। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुना, क्लोरिनेशन के केस में हम हमेशा परसेंटेज अमाउंट निकाल कर ही आंसर बताएंगे। यदि मैंने थ्योरेटिकली बताने की कोशिश की तो आंसर हो जाएगा गलत। क्लियर है कि नहीं। ठीक, अच्छा इनमें प्रॉब्लम क्यों आता है तो मैं एक बार प्रॉब्लम में तुम्हें लिख के बताऊं। ठीक, अच्छा ऐसे और एग्जाम्पल यदि तुम देखना चाहो तो एक काम करता हूं, मैं तुम्हें और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता हूं। तुम एक काम करना, स्क्रीन कैप्चर करके एक बार इस इमेज को ऑब्जर्व करना। जब तुम इस इमेज को ऑब्जर्व करोगे ना, मैं और जूम कर देता हूँ, इनको जब तुम जूम करोगे ना बहुत डिफरेंट ऑब्जर्वेशन मिलेगा। जैसे प्रोपेन के केस में जो थ्योरेटिकल है उसी के तरीके से आंसर आ रहा था, लेकिन आइसोब्यूटेन के केस में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है ना, और भी कंपाउंड लिखा हुआ है, एक बार तुम इसको स्क्रीन कैप्चर करना और उसके बाद तुम आराम से फुर्सत में देखना, तुम्हें बहुत सारे नए ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। मैं तो फाइनल रिजल्ट जो बनवाना चाहता हूँ वो ये
कि हम क्या करने वाले हैं, ब्रोमिनेशन में हम थ्योरेटिकली आंसर करने वाले हैं, लेकिन क्लोरीनेशन के केस में हम हमेशा परसेंटेज अमाउंट निकालेंगे और परसेंटेज अमाउंट निकाल कर ही बात करेंगे। क्लियर है? अब यदि तुम इसको ग्राफिकली या थर्मोडायनेमिकली समझना चाहते हो तो हम और एक्स्ट्रा डिस्कशन पे चल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ब्रोमिनेशन के लिए मैंने एनर्जी डायग्राम बनाया हुआ है, देखो ये एनर्जी डायग्राम बनाया। अब यहाँ का एक्टिवेशन एनर्जी देखना, ग्रीन टर्शरी है और जो ऑरेंज कलर का है वो प्राइमरी के लिए है। क्लियर है? यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा है और एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा होने के कारण ग्रीन वाला पाथ ही फॉलो करेंगे, इसलिए प्राइमरी वाला इन एनी केस मेजर प्रोडक्ट नहीं बनाता। लेकिन जब मैं क्लोरीनेशन के लिए एनर्जी डायग्राम देखता हूँ ना, तो क्लोरीन, चूँकि क्लोरीन का रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो एनर्जी बैरियर बहुत छोटा होता है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होता है। यहाँ पर देखो ग्रीन और ऑरेंज में जो डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस ब्रोमिनेशन के केस में ज़्यादा है, क्लोरीनेशन के केस में कम है। ठीक है ना? इसीलिए हम हमेशा क्या करने वाले हैं, हम हमेशा फाइनल रिजल्ट तो देखो यही है कि क्लोरीनेशन में हमेशा परसेंटेज अमाउंट निकाल कर ही हम डिस्कस करेंगे और ब्रोमिनेशन में हम थ्योरेटिकली बात करेंगे। अच्छा एक बात और बता दूं, इसका मतलब ये हुआ कि जरा ऊपर आओ, हमें ये वैल्यूज क्लोरीनेशन के लिए याद रखना पड़ेगा। देखो मैं फिक्स क्लियरली बोल दूं, ये वैल्यूज फिक्स नहीं होती, ये किसी टेम्परेचर पे लिखा गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग मिलेगा। जैसे ब्रोमिनेशन में मैंने टर्शरी में किसी टेम्परेचर पे 1600 लिखा हुआ है, कहीं कहीं तुम्हें 1640 भी मिलेगा, 82 80 भी मिलेगा कई बार। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ये क्वेश्चन में जो गिवन होता है हमें वही यूज़ करना होता है। लेकिन चूंकि क्लोरीनेशन में हमें परसेंटेज निकाल कर ही ट्राई करना पड़ेगा, तो क्लोरीनेशन की वैल्यू हमें याद करना पड़ेगी। और क्लोरीनेशन की वैल्यू क्या थी? क्लोरीनेशन की वैल्यू हमने बोला था 1:3.9:5.1। ठीक, क्लोरीनेशन को यदि हम डायरेक्ट करेंगे तो बहुत सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे, तो हम थ्योरेटिकली थोड़ा और आगे बातों पे डिस्कशन करते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री पे आते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री पर यदि मैं बात करूं तो हमें मालूम है कि जो प्रोडक्ट बनेगा हमें उस प्रोडक्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कोई टर्म यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे मालूम है कि ये ब्यूटेन है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव करके ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। आंसर तो ये है। अब इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री तो आया ही नहीं। इसमें देखो ये वाला जो कार्बन है ये कैरिल कार्बन बनेगा, इसलिए हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री इसमें डिस्कस करना पड़ेगा। अब हमें ये मालूम है कि जब इस पे मैकेनिज्म बेस्ड Cl रेडिकल अटैक करेगा ना, तब फ्री रेडिकल बनेगा, और जो फ्री रेडिकल बनेगा वो सेकेंडरी बनेगा, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट ही बनाते हैं। अब इस वाले कार्बन की यदि मैं बात करूं तो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, और sp2 का मतलब होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर है ये, और ट्राइगोनल प्लेनर को मैंने लिखा है इस तरीके से, ये सेकेंडरी कार्बन है, यहाँ पर है फ्री रेडिकल। मेरा कहने का मतलब यह है ट्राइगोनल प्लेनर एक प्लेन में रहेगा। यदि इसको तुम स्ट्रक्चर में देखना चाहते हो, ऑर्बिटल वाले स्ट्रक्चर में देखना चाहते हो, तो मैं ऑर्बिटल बना के बता सकता हूँ। देखो ये है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब सारे एटम्स एक ही प्लेन में है, बस फ्री रेडिकल परपेंडिकुलर प्लेन में रहेगा, ऐसा। अब यदि ये प्लेनर है और प्लेनर के सराउंडिंग में अगला Cl रेडिकल है, तो जैसे ये है प्लेनर, ये प्लेनर है। अब Cl इसके सराउंडिंग में चारों तरफ रहेगा, तो मेरा कहना ये जितना Cl ऊपर साइड से अटैच होगा उतना ही Cl नीचे की साइड से अटैच होगा, क्योंकि ये प्लेनर है, दोनों साइड से अटैच होने की पॉसिबिलिटीज बराबर होती हैं। तो यदि Cl यहाँ से अटैच हुआ, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ पे यदि मैंने कंबाइन किया तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और यदि मैंने Cl प्लेन के नीचे की साइड से कंबाइन किया, इस साइड से कंबाइन किया, तो ये बनेगा, और दोनों बनने के चांसेस बराबर हैं। इसका मतलब ये यदि 50% बना ना, तो 50% ये भी बनेगा, बिल्कुल इक्वल अमाउंट। अब यदि ध्यान से देखो इस कैरिल कार्बन का यदि मैं कॉन्फ़िगरेशन बताऊं, तो मैंने जानबूझ के नंबर 4th प्रायोरिटी ग्रुप इनवर्ट द प्लेन रखा है ताकि कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट निकल जाए। 1 ये 2 ये 3, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है S, और इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है R, एंड R एंड S फॉर्म्स आर एनांशियोमर्स, और एनांशियोमर्स का इक्वल अमाउंट में बनने वाला मिक्सचर, चूंकि यहाँ पे R और S इक्वल अमाउंट में बनेगा, 50% R प्लस 50% S बनेगा, इसलिए मुझे यहाँ का आंसर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आंसर लिखना पड़ेगा मुझे रेसिमिक मिक्सचर। क्या आंसर लिखा, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है ना।
ठीक इस तरीके से स्टीरियोकेमिस्ट्री हम डिस्कस कर सकते हैं। और यदि हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करें तो स्टीरियोकेमिस्ट्री हम थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल पे चलते हैं। और जैसे सपोज मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा होता है ये, अब इस स्ट्रक्चर में अलग क्या है, इस स्ट्रक्चर में अलग ये है कि इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो एक कैरिल कार्बन इज ऑलरेडी प्रेजेंट। कौन सा कैरिल कार्बन प्रेजेंट है, जो हमने लिखा हुआ है इसका, इस वाले कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन ऑलरेडी कैरिल, और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है S। और चूंकि रिएक्शन इस पे तो होगा नहीं और इस पे नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लास्ट तक क्या रहेगा, लास्ट तक रहेगा S। हर स्ट्रक्चर में इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा S। तो मैंने जितने भी लिखे हुए हैं इस पे तो रिएक्शन होना नहीं है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने सारे स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है S लिखा हुआ है, तो ये फिक्स हो गया। इस पे तो रिएक्शन हुआ नहीं, ये तो कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा नहीं। अब सेकेंडरी कार्बन पे जब फ्री रेडिकल बनेगा तो ये रहा सेकेंडरी कार्बन, इस पे फ्री रेडिकल बनेगा और ये प्लेनर। और हमने अभी अभी देखा है जब भी हम प्लेनर पर अटैक करेंगे तो R एंड S इक्वल अमाउंट में बनेगा। तो जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है S, तो यहाँ पर S बना, लेकिन इतनी ही अमाउंट में यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा R, यहाँ पर बनेगा R। तो जो प्रोडक्ट बनाना, ये कंफर्म बात है कि यहाँ पर इस कैरिल कार्बन पे 50% क्या बनेगा R, और यहाँ पर 50% क्या बनेगा S बनेगा यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ यदि मैं प्रोडक्ट लिखूं तो 50% क्या बना, भाई देखो सीधी बात है, 50% न्यूली फॉर्म्ड R और S तो मैंने लिखा, लेकिन जो पहले से प्रेजेंट है वो तो 100% मॉलिक्यूल में रहेगा ना S। अब यदि मैं टोटल कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो दे आर नॉट एनांशियोमर्स, दे आर कॉल्ड डायस्टेरियोमर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं डायस्टेरियोमर्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि पार्शियली डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो हमने क्या देखा, तो जरा एक काम करते हैं, मैं रिजल्ट बनाकर लिखता हूं, हमें ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, व्हाट इज फाइनल रिजल्ट। और ये केवल फ्री रेडिकल में नहीं, ये पूरे सिलेबस में यूज होगा। रिजल्ट ये है, इफ एनी रिएजेंट, देखो मैंने फ्री रेडिकल नहीं लिखा, वो रिएजेंट फ्री रेडिकल हो सकता है, कैटाइन हो सकता है, वो एनाइन हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, अटैक्स ऑन एनी प्लेनर स्ट्रक्चर। एनी प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब प्लेनर देखो फ्री रेडिकल भी होता है, कैटाइन भी होता है, एल्कीन भी होता है, सब में एप्लीकेबल है ये। When any reagent attacks on any planar structure and one chiral carbon is formed, then R and S forms are formed in equal amounts। अभी एक्सप्लेन किया हूँ मैंने रेसिमिक क्यों नहीं बोला, रेसिमिक रिजल्ट नहीं है, वो तो ऑब्जर्वेशन है। देखो मैंने ऑब्जर्वेशन भी लिख दिए, और ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा हुआ है, यदि एक ही कैरिल कार्बन बनेगा, इफ ओनली वन कैरिल कार्बन इज फॉर्म्ड देन रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। और सेकेंड में क्या लिखा हुआ, इफ वन कैरिल कार्बन इज ऑलरेडी प्रेजेंट एंड वन मोर कैरिल कार्बन इज फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट, तो टोटल कितना हो गए, टोटल 2 हो गए। तब हमें आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, तो हमें डायस्टेरियोमर्स में लिखना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये एल्कीन वाले टॉपिक में यूज होगा, ये SN1 SN2 में भी यूज होगा, ये कार्बोनाइल कंपाउंड में भी यूज होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना कि प्लेनर स्ट्रक्चर पे जब भी कोई रिएजेंट अटैक करता है और कैरिल कार्बन बनता है, तब हमेशा R एंड S फॉर्म्स को हम इक्वल अमाउंट में बोलते हैं। क्लियर।